हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं और उस एमसीक्यू सीरीज में मैं आपके साथ या हमारा जो रिलायंट है वो आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर कर चुका है। आज मैं आपके साथ उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बढ़ाते हुए यूनिट 10 जो इनकम टैक्स की है उससे रिलेटेड आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, वो विजिट कीजिए और उसमें जब आप विजिट करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन वहां पर अनसोल्ड मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स का अंडर सेक्शन 194 IB या 1B। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 194 है वो TDS का है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 192 में सैलरी आता है और उसके बाद 193, 194 ये लगातार सेक्शन चलते रहते हैं। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 an individual or HUF who is not required to get his account audited under section 44AB। ध्यान रखना, दो तरह से डिडक्शन होते हैं। वो पर्सन करते हैं जिनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं, एक जिनको अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने फिर भी वो रेंट में से डिडक्शन कर सकते हैं। Who is responsible for paying a resident any rent shall deduct income tax for the use of any land or building or both if the rent exceed। इसकी लिमिट आपको याद रखनी है। तो आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि सेक्शन 194 1B जो है इसके अंदर जो लिमिट रखी गई है वो 50,000 रुपीज की है, यानी 50,000 पर मंथ से ज्यादा का रेंट यदि आप पे करते हैं किसी भी पर्सन को तो उस केस में चाहे आपके अकाउंट्स ऑडिट नहीं भी होते तो भी आप उस पे TDS को डिडक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए 50,000 का कोई आंसर है? यस, हमारे पास 50,000 का ऑप्शन ए है, तो दैट विल बी योर आंसर। एक ध्यान रखना, जो अकाउंट्स ऑडिट करते हैं उनके लिए ये जो लिमिट है वो 1,80,000 की है, तो 15,000 पर मंथ बन गया। तो कंफ्यूज करने के लिए नेट ने 50,000 और 15,000 दोनों दिए हैं। दो ऐसी तो कोई लिमिट आपको नहीं मिलेगी बट ये लिमिट आपको मिलती रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, Which one of the following is agricultural income under income tax act? इनकम टैक्स एक्ट में इनमें से किसको एग्रीकल्चरल इनकम माना गया है? देखिए एग्रीकल्चरल इनकम का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो उन फसल से, क्रॉप से जो हमने जमीन से उगाई है, लेकिन किसी भी ऐसी चीज से नहीं होगा लिंक जो जमीन से नहीं निकली है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज where denuded part of the forest are replanted and subsequent operation in forestry are carried out, मतलब जमीन से रिलेटेड हुई। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ये जमीन से रिलेटेड नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल, नो, उससे मिलने वाला डिविडेंड आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। हाँ, उस कंपनी की खुद की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अगर आपको कोई रेंट मिलता है और आप उसको यूज करते हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, तो इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि उसके अंदर हम क्या क्या रख रहे हैं, किस प्रकार से रख रहे हैं। तो उस पर्सन ने कोई बेसिक ऑपरेशन तो किए नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा कोई है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, Which of the following statement is or are true? कौन सी है? First, tax shield on depreciation and interest is an important variable both for the lessor and lessee. There is a contract होता है lessor और lessee के बीच, और इन दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो कहते हैं इनको टैक्स शील्ड बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेसर को होता है या लेसी को होता है, उन्होंने जो रेंट पे किया उनके पास जो एसेट आई उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन हुआ वो दोनों अपने अपने राइट पर क्लेम करते हैं। तो नेचुरल सी बात है दोनों कहीं ना कहीं उन पे टैक्स बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लीजी एक्ट, नो देयर इज नो लीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट मुझे ठीक नहीं लग रही अभी, और देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। ट्रू, कौन कौन सी ट्रू है? तो फर्स्ट मुझे ट्रू लग रही है, सेकंड नहीं लग रही। थर्ड, A lessee should evaluate the lease option against the buying option, ये हमेशा कहते हैं
जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो ऑलवेज कहते हैं कि एक लेसी को देखना चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी लीज पर ले रहा है और अगर वो खरीदे तो उसे जो कौन सा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट काफी हद तक ट्रू है। एज पर AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 फाइनेंशियल लीज इज शोन इन द बैलेंस शीट, बिल्कुल होगा, ये दिखाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 मुझे करेक्ट नजर आ रही है। चेक करते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 मेरे ख्याल से तो ए ऑप्शन बन गया, बी है नहीं 3। तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, गिवन इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए हाउस। आपको दे रखी है वैल्यूज, म्युनिसिपल वैल्यू 150, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड रेंट 160 और एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ, यानी पूरे साल का 2,40,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर इज 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ना म्युनिसिपल टैक्स, अगर केवल 20% भी लिखा हो और अगर ये वर्ड ना हो म्युनिसिपल वैल्यू, तो भी ये नॉर्मल हम म्युनिसिपल वैल्यू का ही मानकर चलते हैं। ओके, अनरियलाइज्ड रेंट 40,000, कंडीशन ऑफ रूल फॉर इज सेटिस्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहां लिखा होता कंडीशन ऑफ रूल फॉर इज नॉट सेटिस्फाइड तो ये वैल्यू निकालने के लिए डिडक्ट नहीं होता। आपको अब एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो क्या तरीका होता था एनुअल वैल्यू निकालने का? सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसका रूल क्या होता है? सबसे पहले कंपेयर होता है फेयर और म्युनिसिपल, विच एवर इज हायर। हायर कितनी हो गई? 1,80,000। फिर इस हायर का कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड से, विच एवर इज लेस, कितना हो गया? 160। फिर इसका कंपैरिजन होता है एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट 2,40,000 हो गया, तो विच एवर इज हायर, तो इसका मतलब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई 2,40,000। ठीक है भाई, वैसे भी एक सीधा रूल बताता हूं, अगर एक्चुअल रेंट इन चारों में सबसे ज्यादा हो तो वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी बनती है। अब इसमें से लेस होगा म्युनिसिपल टैक्स, कितने परसेंट है? 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो इसका 20% करेंगे, 150 का 20% कितना हो गया? 30,000। फिर लेस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, बिकॉज रूल 4 की कंडीशन पूरी हो रही है, 40, तो टोटल 70,000 लेस हो गए, ये 1,70,000 हमारा बन गया। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 1,70,000 आना चाहिए। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन डी ये रहा 1,70,000, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन जो होती हैं फॉर एन अंडरटेकिंग सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ये ध्यान रखना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलती है और कितने सालों के लिए मिलती है? नॉर्मली ये 15 साल के लिए। 5 साल मिलती है 100%, अगले 5 साल कुछ कम हो जाते हैं, अगले साल 5 कुछ कम, लगभग 50% पे आ जाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है? इनकम टैक्स डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो कितने सालों तक है? तो ऑप्शन 10 साल होता है कुछ हद तक, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है इसका वो क्या होगा? 15 ईयर्स होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? 15 ईयर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसमें 100% डिडक्शन कितने सालों तक मिलती है, तो आपका आंसर 5 साल हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 साल ही सिर्फ 100% मिलती है, उसके बाद इसकी परसेंटेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। Statement 1, if the tax liability has been reduced within the legal framework, it is tax planning। बिल्कुल सही लग रही है भाई स्टेटमेंट। If the tax liability has been reduced to get the benefit of TDS available under income tax, it is called tax evasion। No, टैक्स इवेजन तो चोरी होती है। चोरी का मतलब क्या है कि आपने जानबूझकर इनकम छुपाई है, चोरी की है टैक्स की। अगर आप टीडीएस का बेनिफिट लेके आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो वो तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या लग रही है? इनकरेक्ट लग रही है। चेक करें ऑप्शन क्या क्या है। बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नो, 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। बोथ आर नॉट करेक्ट, गलत है ये भी। Statement 1 is correct while statement 2 is incorrect. Yes, option C, that is a right option, जबकि option D फर्स्ट को incorrect कर रहा है, जबकि वो तो 100% correct है ही। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक रिटर्न होती है, जो फर्स्ट टाइम रिटर्न है, हम उसकी बात करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट होती है उसका सेक्शन ऑलवेज होता है 139(1). तो ये आपको याद होना चाहिए, ड्यू डेट रिटर्न की याद होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 80 TTA और दिया गया डिडक्शन किससे रिलेटेड है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। 80 TTA क्या होती थी? इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल को। 80 CCD NPS की डिडक्शन होती है नेशनल पेंशन स्कीम या नोटिफाइड पेंशन स्कीम की। 80E एजुकेशनल लोन से रिलेटेड होती है, उसकी रिपेमेंट होती है। और 80EE ये एडिशनल बेनिफिट है हाउसिंग लोन के ऊपर, जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू NPS। तो ये जो ऑप्शन डी है हमारा NPS किस में आता है? CCD में, यानी सेकंड वाला डी से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ये थर्ड वाला ए से रिलेटेड है। तो आपको अगर चारों नहीं भी आते ना तो आप इनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। भाई मैंने दो देखे, मेरे हिसाब से सेकंड है डी और थर्ड है ए। तो चेक करते हैं, सेकंड डी ये रहा और थर्ड ए। ओके, ये दो तो हमारे मैच हो गए, सेकंड डी और थर्ड ए। लेकिन सेकंड डी और थर्ड ए तो इसमें भी है भाई, अब तो कंफ्यूजन होगी, अब तो दिक्कत होगी। अब हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट और फोर्थ। अब फर्स्ट हमारा क्या था, देखते हैं फर्स्ट क्या था हमारा। 80 TTA ये किससे रिलेटेड था? सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो ये कहां पे है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट? सी ऑप्शन है। तो देखते हैं फर्स्ट का सी ऑप्शन किस में है? ए में है। तो इसका मतलब हमारे सबसे पहले सिलेक्ट हुए थे दो ऑप्शन, ए और बी। ए यहां भी, बी ठीक था, यहां ठीक था, बट इस ऑप्शन ने बी को गलत कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? ए हो जाएगा। ये जो ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी हो सकते हैं आपके लिए। सिर्फ आपको दो या तीन चीजें अगर पता हो, चारों का पता होने की जरूरत नहीं होती। चारों पता हो तो बेस्ट है ही, अदरवाइज नॉर्मली दो में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, X इज एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर। कोई मतलब नहीं 55 ईयर से, क्योंकि 60 में ही हमारा सीनियर सिटीजन बनता है। तो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। इज हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम 3,50,000। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 1920? क्या रेट है? जल्दी से याद करो कि फर्स्ट 2,50,000 तक नील, नेक्स्ट 250 तक क्या होती है? 5%। तो अगर हम देखें तो 250 तक नील, नेक्स्ट 1 लाख का 5% कितना बन जाएगा? 5,000 बन जाएगा। बट एक डिडक्शन भी तो है अंडर सेक्शन 87A की। क्या है वो? अगर किसी की हमारी जो इनकम है वो 3,50,000 तक है तो उसे डिडक्शन भी मिलती है। कितनी मिलती है? 2,500 की। तो 2,500 की वो डिडक्शन भी तो मिलेगी। तो नेट हमारा जो आंसर बनेगा वो 2,500 बन जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? ग्रॉस पूछा है, नेट पूछा है? कुछ भी नहीं दे रखा इसके अंदर। तो अब हमें तो आंसर इनमें से ही मैच करने हैं, अदरवाइज तो हमें एजुकेशन सेस भी जोड़ना था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% होता है। बट इन्होंने हमें ऑप्शन ही नहीं दिए हुए, वो नहीं दिए हुए। तो इसका मतलब क्या है? हमें बी मार्क को ही मार्क करना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ हमारा आंसर होता कोई 26 होता या 4% के हिसाब से यस 2600, तो हम उसको मार्क कर देते। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि 4 ऑप्शन गलत हैं, तो जो सबसे बेस्ट है उसी को हमें टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, in tax law, donation to an approved and notified association for scientific research is allowed as, ये ध्यान रखना। देखिए दो चीजें होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च को हम डोनेशन देते हैं ना, एक हमें मिलती है उसकी डिडक्शन, एक हमें मिलता है वो अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में। अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में वो हमें मिलता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBB में सेक्शन 35 है साइंटिफिक रिसर्च का, उसके अंडर मिलता है। तो वहां पर ध्यान रखना कि जो भी अप्रूव्ड एसोसिएशन है उसके लिए डिडक्शन की रेट है 150%। कंपनी के केस में ये चेंज हो गई है, लेकिन नॉर्मल क्या है? 150%। तो आपका आंसर क्या होगा? 150%। नेक्स्ट अगेन मैच आ गया। अब आप देखो इनमें से मैच कैसे करेंगे हम। तो देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन 6 किसका होता था? रेजिडेंस का होता था। चेक करो, रेजिडेंट है, यस, यानी ए का थर्ड बनना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 10AA। 10AA किसका होता था भाई? सोचो थोड़ा सा।
चलो मुझे डाउट है, मान लीजिए लेट अज्यूम कि मुझे डाउट है कि 10AA मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। अब आता है 10(1), ये वाला, ये मुझे कंफर्म है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम का होता है, सेक्शन 10(1) या 10(I) कह देते हैं हम इसको। अब फिर आता है 10(5), अब मुझे इन दोनों में से डाउट है, मान लीजिए किसी एक का तो श्योर होना चाहिए ना, तो मान लीजिए मुझे 10AA है या 10(5), अब मुझे फिर डाउट आ गया किसका होता था, किसका होता था। देखिए अगर आपने ध्यान दिया ना, रिटायरमेंट बेनिफिट के जितने ही प्रोविजन है ना वो 10A, B, AA ऐसे चलते हैं। तो देखो इनमें से रिटायरमेंट बेनिफिट वाला कौन सा है, लीव ट्रैवल कंसेशन, तो बी का सेकंड ऑप्शन बनेगा। तो अपने आप लीव सैलरी, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं, ये वाला हम एक बार दोबारा करते हैं। ये है रेजिडेंट का, उसके बाद 10(1) है एग्रीकल्चरल इनकम का, ये है लीव सैलरी का, क्योंकि वो मैं लीव सैलरी सोचा, लीव ट्रैवल कंसेशन रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, जॉब बेनिफिट है। और 10(5) होगा फिर लीव ट्रैवल कंसेशन का। तब हमारा A3 और B4, देखते हैं 3-4, A3 और B4, ओहो 2 में आ गए भाई, फिर B और D में कोई बात नहीं। C 10(1), ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, यानी थर्ड वन, यानी डी ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन मिलाने के बाद हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, डी। तो ये है हमारे फर्स्ट जो सीरीज में हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, इनको आपने जरूर से जरूर कवर अप कर लेना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें ताकि जैसे नई वीडियो आए आपको वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।